आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सांस फूलना यानी ब्रेथलेसनेस के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सांस फूलती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेथलेसनेस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं इसके, कब आपको इंटरवीन करना है और क्या सिवेरिटी हो सकती है अगर किसी की सांस फूलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल यहाँ मोतिहारी में रन करता हूं, जहां बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी और के हम लोग हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे आप में से लोग हैं जैसे चलते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। कई बार कुछ लोगों को बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है। तो देखें, 3 ऐसे जनरल कॉजेज़ हैं, कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सांस आपकी फूलती है, लेकिन वो ख़तरनाक नहीं है, वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वो मेडिकल नहीं है, उसमें वो डेडली नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, वो सीरियस नहीं है। लेकिन इन 3 रीजंस के अलावा अगर आपकी सांस फूलती है तो यू नीड टू गेट एन मेडिकल कंसल्टेशन। तो जो कॉमन कॉजेज़ है जिसकी वजह से आपकी सांस फूल सकती है, एक तो ये है कि लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ स्टेमिना, मतलब अगर आप फिट नहीं हो, स्टेमिना नहीं है, आप थोड़ा चलते हो, ज़्यादा चलते हो और सांस फूल जाती है, तो ये कोई सिवेरिटी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मेडिकल पैथोलॉजी। मिसाल के तौर पे हमारी स्टेमिना नहीं है, हम बैठे रहते हैं, हमारा जो सेगमेंट ऑफ जॉब है, ऑफिस का है, सिटिंग का है, सेडेंटरी है, अब अचानक जो है पहाड़ पे चढ़ गए तो सांस फूल जाएगी, या ज़्यादा चल गए तो सांस फूल जाएगी। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेमिना, लैक ऑफ फिटनेस। सेकेंड जो कॉमन रीज़न है दोस्तों, मोस्टली इन फीमेल्स, उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, मतलब खून की कमी होना या हीमोग्लोबिन का कम होना। तो उस केसेस में भी अगर पेशेंट जैसे चलती हैं तो सांस फूल सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, फटीग या कमज़ोरी हो सकती है। तो दैट इज़ नॉट अगेन अ वेरी सीवियर रीज़न, बहुत ज़्यादा खतरनाक या डरने की बात नहीं है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह से। और तीसरा जो जनरल कॉज है दोस्तों वो है ओबेसिटी, मोटापा। अब सपोज़ आपका वेट होना चाहिए 60 kg, 70 kg, आपका वेट है 100 kg, तो आपने जो है 30 kg जो है, मतलब समझो ऐसा, इसका मिसाल आप ऐसा समझो कि 15-15 kg का 2 आपने सूटकेस लिया हुआ है 30 kg और उसको आप लेके चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप थक जाओगे, आपकी सांस फूल जाएगी। तो ओबेसिटी मतलब मोटापा भी इट्स वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आपकी सांस फूल सकती है। तो दोस्तों ये जो 3 जनरल कॉजेज़ मैंने बताए, तो दिस इज़ नॉट सीरियस, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी सांस फूलती है तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि और क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से सांस फूल सकती है हमारी, तो 2 सोर्सेज से 2 मुख्य रीज़न है। एक कार्डिक ओरिजिन, मतलब हार्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, और दूसरा पल्मोनरी ओरिजिन, मतलब लंग्स की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर पल्मोनरी साइड से आता है तो देखिए सबसे कॉमन, अगर पल्मोनरी को हम लोग डिस्कस करें, मतलब लंग्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो मोस्ट कॉमन इज ब्रोंकियल एस्थमा। एस्थमा आप सब जानते हो कि जो है एस्थमा में जो है पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूलती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है कि अगर आप एस्थमा के पेशेंट्स को इनहेलर देते हो, पफ देते हो, पंप देते हो, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है, फ़ौरन आराम हो जाता है। दूसरा उसको ब्रोंकोडायलेटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, काइंड ऑफ मेडिकेशन है जिससे पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। तीसरी चीज़ उसमें जो आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो एस्थमिक पेशेंट होंगे जिनको बहुत सीवियर एस्थमा होगा, और थोड़ा सा उनके सांस में घर घर की आवाज़ होगी, और कोई भी डॉक्टर अगर स्टेथ लगाता है, मतलब ये स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेट करता है, तो आराम से वीजिंग साउंड या रोंकाई जो है वो सुन सकता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बहुत आसानी से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस ब्रेथलेसनेस इज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी ओरिजिन, मतलब लंग की वजह से जो है ये सांस फूल रही है। तो ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें भी टाइप्स होते हैं, एलर्जिक अस्थमा होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है दोस्तों, और कई एक कंडीशन होता है उसको हम लोग एम्फाइसीमा कहते हैं, ये पल्मोनरी रीजन से ही है, लंग्स कॉजेज हैं। और अगर आप इन्फेक्शन की बात करो, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपको निमोनिया हो गया और ब्रोंकियल निमोनिया हो गया, तो ये सारे इन्फेक्शंस हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स चलती हैं, या टीबी की एटीटी मेडिकेशन जो है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो पेशेंट रिलीफ हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो पल्मोनरी कॉज मैंने बताया, लंग्स के कॉजेज़ हैं, तो लंग्स के कॉज ये हो गए जो बेसिक मैंने आपको बताया। अब सेकेंड जो ओरिजिन है जिसकी वजह से हमें ब्रेथलेसनेस इनकाउंटर हो सकता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कार्डियक कॉज, मतलब हार्ट के एंड से अगर हार्ट में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं आ रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, या क्या रीज़न से जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो सकता है, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड मेडिकेटेड। तो देखें, हार्ट के प्रोस्पेक्टिव से जो रीज़न है दोस्तों वो है एक एंजाइना। अगर आपको जो है ब्लॉकेज इज़ गेटिंग मोर देन 80% इन योर कोरोनरी वेसल, अगर आपकी कोरोनरी वेसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं और 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया है, तो आप जब चलोगे तो आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है, आपको चेस्ट हैवीनेस हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है।
तो इस केस में आपको एक बार डॉक्टर को विजिट कर लेना है, एक बार मिल लेना है, मेडिसिन चलेगी और फिर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन परहेज़ बताएंगे और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जो पहला एक चीज़ है वो एंजाइना है। अच्छा, इसमें अगर मान लो सपोज़ आपको कन्फ्यूजन हो सर कि ये और कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये कार्डियक ओरिजिन से है, तो एक टैबलेट आती है सॉर्बिट्रेट। अगर कभी आपको चेस्ट पेन होता है चलने पर या ब्रेथलेसनेस होता है, तो आप अगर सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे आप रख लेते हैं, जिसको सबलिंगुअल हम लोग कहते हैं, और आपको रिलीफ हो गया, आप थोड़ा सा बेटर हो गए, तो दैट इज़ अगेन इंडिकेटिव ऑफ यू बिन हैविंग अ काइंड ऑफ ब्लॉकेज, यू बिन सफरिंग फ्रॉम एंजाइना हो रहा है या ब्लॉकेजेस हो रही, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस आ रहा। तो पहला तो एक रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न जो हार्ट एंड से होता है दोस्तों, वो है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। मतलब अगर वैल्व्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सपोज़ जैसे कई बार कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, दिल में छेद जिसको कहते हैं, VSD ASD है, ये रीजंस हो गए। या फिर वैल्व में अगर सीवियर डिग्री ऑफ स्टेनोसिस है, या फिर वैल्व का जो हम लोग का एक होता है वो RHD कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, अगर ये थोड़ा सीवेरिटी बढ़ गया, इसकी वजह से भी जो है ब्रेथलेसनेस हो सकता है। और जो तीसरा मैं बताऊँ कि बहुत वन ऑफ द कॉमन कॉजेज़ है जो मैं यहाँ पर हम लोग इनकाउंटर करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मैं इनकाउंटर करता हूँ, CHF का मतलब हार्ट फेलियर का पेशेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट। हार्ट फेलियर बेसिकली दोस्तों क्या होता है, मैंने इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाया, अभी वो जाके देखना। हार्ट फेलियर में जो हार्ट की पंपिंग फंक्शन होता है दोस्तों, वो का घट जाता है। जैसे हार्ट धड़कता है, पंप जो करता है, तो पंपिंग कैपेबिलिटी, पंपिंग फंक्शन हार्ट का बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आप इको करोगे, इको कार्डियोग्राफी जब हम करेंगे, तो उसमें दिखता है, अगर मान लीजिए नॉर्मल आदमी का 60% होना चाहिए, तो ये 30% हो जाए, 40% हो जाए, 25% हो जाए, तो ऐसे केसेस में पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मैं 5 स्टेप्स चलता हूँ, 10 कदम चलता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है, मुझे बैठने की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं बैठता हूँ थोड़ा देर तब रिलीफ होता है, फिर मैं चल पाता हूँ नेक्स्ट 10 स्टेप्स। तो 10 to 15 स्टेप्स पे डिस्पनिया होता है या ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लगती है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर दोस्तों मैं समझता हूँ दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक पैथोलॉजी आफ्टर हार्ट अटैक या MI या एंजाइना आपको हो, तो ये सेकंड बहुत है। बिकॉज अगर यहाँ इस हॉस्पिटल में जो IPD केसेस होते हैं, मैं समझता हूँ कि 70% पेशेंट इज़ ऑफ हार्ट फेलियर मेनी ऑफ टाइम्स। और या फिर आप ऐसे कह लो 50-50 का, मतलब ब्लॉकेजेस हार्ट अटैक का 50%, 50% इज़ हार्ट फेलियर। तो मतलब हार्ट फेलियर इज़ वेरी गेटिंग कॉमन। अच्छा, उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि जैसे कई बार, अच्छा ये हार्ट फेलियर ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने में, 1 दिन में, 10 दिन में ऐसा हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ योर कार्डियक मसल, ऑफ योर पंपिंग फंक्शन ऑफ हार्ट। और धीरे धीरे हार्ट आपकी पावर लूज़ कर रहा, पंपिंग फंक्शन लूज़ कर रहा। शुरू में ऐसा था कि मतलब 20 स्टेप्स चलते थे, सांस फूल जाती थी, सीरियस नहीं लिया, और ये टाइम चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो 15 कदम हुआ, 10 कदम हुआ। अब कंडीशन सीवियर केसेस में ये होता है कि जैसे पेशेंट अगर बैठा हुआ है रेस्टिंग कंडीशन में भी, उसको ब्रेथलेसनेस होता है दोस्तों। तो ये हार्ट फेलियर का है। अच्छा, ये डायग्नोस कैसे करते हैं हम लोग? डायग्नोस इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हमें पता चल जाता है हार्ट का पंपिंग फंक्शन कैसा है, हार्ट बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ तो नहीं गया, मतलब एल्वियोल डायलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, तो ये इकोकार्डियोग्राफी में पता चल जाता है। अगर नॉन इन्वेसिव तरीके से आपको ब्लॉकेज पता करना है दोस्तों, तो सिटी एंजियोग्राफी आप करा सकते हैं, और नहीं तो फिर एंजियोग्राफी, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेसिव, वो एक हम लोग ट्यूब डालते हैं और फिर पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर किस डिग्री का है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है लोगों के अंदर कि सांस फूलता है तो इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, किन किन वजह से हो सकता है, और कब आपने इंटरवीन करना है, कब आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है। तो देखो, जो जनरल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से अगर आप सांस फूलती है तो वो तो आप खुद से ठीक कर लो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर कार्डियक कॉज है तो देखो, इसको अगर आप जितना भी डिले करोगे तो दिस इज़ समथिंग, आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं, डिजीज़ जो है हम बढ़ा रहे हैं, उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और उसकी प्रोग्नोसिस को घटा रहे हैं। मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है, उसको जो ठीक होने का चांसेस है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो इसमें डिले हम लोगों को नहीं करना चाहिए। कभी भी इस तरह कोई भी इशू हो, आप आके हॉस्पिटल में विजिट करो, मिलें, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेडिकेट करेंगे और फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करेंगे। इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ हार्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। आप चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मुझसे। थैंक यू।